हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस मामा जर्नी। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। अभी मैंने कल एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में मैंने लाइव भी किया था। उस लाइव में मैंने आपके पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था। आई गेस आपने वो लाइव ज़रूर देखा होगा मेरे चैनल पे। बट उस लाइव में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाई और अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक पेज पे लिख लिए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और उसका मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बार बार, पर थोड़ा सा बिजी रहती हूँ तो इसलिए जवाब नहीं दे पाती हूँ। बट आज मैंने एक पेपर पे लिख लिया है जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, मैं उन क्वेश्चंस का आपको वो जवाब दूँगी। क्योंकि गाइस क्या रहता है ना, आप मेरे से कोई क्वेश्चन इसलिए पूछते हो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को पास कर चुकी हूँ, है ना। उस चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं पता लग चुका है, तभी आप मेरे पे इस बात को लेकर ट्रस्ट रखते हैं और पूछते हैं। तो मुझे आपको उस बात का रिप्लाई देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, अभी इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं प्रिशा की। हाय सी प्रिशा, ये रही, मैं दिखाती हूँ आपको। प्रिशा अपने झूले में है, बहुत डिमांड होती है। प्रिशा कहाँ है, प्रिशी कहाँ है, प्रिशी कहाँ। सो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अभी, अच्छा देखिए, इसमें क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊँगी। ये वो क्वेश्चंस हैं 10 से 11 जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली। और ज़्यादातर 80% लोगों का मैसेज ये आता है मेरे पास, तो मैं उन मैसेज का आपको रिप्लाई दूँगी। कैन वी यूज पोस्टमार्टम बेल्ट आफ्टर सी सेक्शन? यस, आपको करना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बताऊँ, उस समय पे जब ट्विंस प्रेगनेंसी थी तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, सिंगल में और ट्विंस में थोड़ा सा अंतर होता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि नॉर्मल में तो सब कुछ ओके होता है और ट्विंस में के ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा नहीं है। बट पेनफुल तो होता है, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट ट्विंस में क्या था, मुझे प्रॉपर नींद को लेकर थोड़ा तो हर किसी को दिक्कत होती है, तो और मैं बेल्ट लगाना कभी कभी भूल जाती थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा लोअर टमी जो है वो बाहर निकल रहा है, तो मैंने तब वो बेल्ट लगाना रेगुलरली करा। तो आई सजेस्ट यू, जब भी आपका ऑपरेशन हो, आपको तुरंत ही आपको बेल्ट लगानी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे यही कहा था, बाकी आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। मेरे तरफ से तो येस है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं वो क्वेश्चन ये रहता है कि बर्थ वेट ऑफ ट्विंस क्या था। जब प्रिशा एंड पार्थ का जन्म हुआ था तो प्रिशा का जो वेट था वो था 2.4 kg और पार्थ का था 2.5 kg, इतना ही डिफरेंस था। और मतलब आप मान लीजिए 2.5 किलो के दोनों बच्चे थे। और थर्ड क्वेश्चन गाइस क्या रहता है, फैमिली के बारे में बताओ, कौन सी सिटी में रहते हो आप। तो गाइस, मैं फैमिली के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी फिर से बता देती हूँ। फैमिली में क्या है हमारे, अगर मैं अपने ससुराल की बात करूँ तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, छोटा देवर, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हमारे, ये हमारी छोटी सी फैमिली। और अगर मायके की बात करूँ तो वहाँ से मम्मी पापा, भाई भाभी और एक छोटी सी भाई की बेटिया है। तो ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है। और गाइस, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा अलावा मैं प्रिशा को झूला झुला देती हूँ, क्योंकि अगर ये रोना स्टार्ट हुई ना गाइस, तो मैं आपसे ब्लॉगिंग में बातें नहीं कर सकती हूँ, मैं ब्लॉग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये रोई तो पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट शूट करना पड़ेगा, है ना, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पार्थ तो सोया हुआ है, प्रिशा उठी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है और ब्लॉग में भी दिखाया है आपको, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो, कि जब प्रिशा उठती है तब पार्थ सोता है, जब पार्थ सोता है तो प्रिशा उठती है। ज़्यादातर दोनों के टाइम्स हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रेम कहाँ से ली है आपने ट्विंस वाली? आपने मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा और ब्लॉगिंग में भी देखा होगा कि एक मेरे पास ट्विंस का स्ट्रॉलर है। वो ट्विंस का स्ट्रॉलर के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया है। वो एक्चुअली मेरे भैया ने, मेरे रियल ब्रदर ने वो गिफ्ट किया है और वो उन्होंने ऑर्डर किया था फर्स्ट ट्राई से। फर्स्ट ट्राई में अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे और वहाँ पे डालेंगे ट्विन स्ट्रॉलर, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा
जो एक डिवाइडेशन होता है बराबर बराबर होता है और एक आगे पीछे होता है। जो आगे पीछे वाली मैंने ली है तो आपको firstcry.com की वेबसाइट से मिल जाएगा। और क्रैम्प बहुत अच्छी है, क्योंकि ट्विन स्ट्रॉलर मैंने नॉर्मली शॉप से पता भी किया था, नहीं मिल रहा था। और 2-3 जगह से मैंने वैसे भी साइट वगैरह में भी देखा तो ऑप्शंस अच्छे नहीं थे। काफ़ी सारी साइट में ये प्रॉब्लम था कि अगर आपने तो परचेज कर लिया है तो रिटर्न नहीं था। इसमें था अगर प्रोडक्ट रिटर्न भी था firstcry.com की और रिफंड भी था। हाँ, कुछ उसका ड्यूरेशन था जिसकी आपको मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो ऑप्शन, तो मैंने तो firstcry.com से लिया था। नेक्स्ट, मतलब ये क्वेश्चन से मैं गाइस इतना थक चुकी हूँ और कहूँ तो पक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता और इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको क्या दूँ। मतलब मैं आपको सीरियसली इसका ना बिल्कुल सटीक सा आंसर देने वाली हूँ। आपने IVF कराया है या नॉर्मली? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। देखिए गाइस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैसे फीमेल्स को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए। एक वुमेन 2 ही तरीके से IVF कराने के लिए जाती है, जैसे मैं जानती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अगर मेरी सोच और मेरी नॉलेज छोटी भी हो सकती है, रीज़न बीइंग क्या पता मुझे पूरी नॉलेज ना हो, बट जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ज़्यादातर लोगों का एक एज फैक्टर भी होता है। एज फैक्टर होता है कि जब वो 30+ कर जाते हैं तो कंसीविंग पावर जो कहते हैं, जो मैंने पढ़ा है, वो थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है फीमेल्स में। और एक तो वो रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है जब किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो, उसके साइकिल में, उसके बहुत तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तब आई गेस तब होता होगा। तीसरा जो पार्ट होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, जो मैंने पढ़ा है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को मैं ज़्यादा घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबडी थिंक अबाउट इट कि अगर आज के टाइम पे ट्विंस प्रेगनेंसी होती है सो वो उसी प्रोसीजर से हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जिसको जो लगता है, बट मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा भी 30+ भी नहीं हुआ था जब मैंने कंसीव किया है ना। 30+ भी मेरी एज नहीं हुई थी। इवन 28 मैं आपको बता देती हूँ, जबकि वुमेन्स अपनी एज नहीं बताती हैं, है ना। 28 तो 28 साल की उम्र में आजकल के बंदे जो एजुकेटेड हैं, जो जॉब कर रहे हैं MNC कंपनी में, और उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मेरे लिए नहीं है। मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ, मैं आज भी वर्किंग हूँ, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वर्किंग थी, प्रेगनेंसी से पहले भी वर्किंग थी। फ्रॉम दैट स्टेज टू नाउ आई एम डूइंग जॉब, है ना। सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि उस समय से मैं अभी तक अगर जॉब कर रही हूँ तो मेरे पे कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं होगा कि हाँ आपको अभी ही करना है। जिस इंसान के पास इतना वक्त ना हो, क्योंकि इस ड्यूरेशन के लिए आपको इस प्रोसेस के लिए कुछ तो वक्त देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस प्रोसेस के बारे में। और रही बात मेरी शादी की, तो मेरी शादी को हो चुके हैं अब हुए हैं रिसेंटली जनवरी में 5 साल। और मुझे ऐसा लगता है जो हम यहाँ मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटी में बच्चा करना, शादी करना, दोनों जो ये बड़े टॉपिक हैं, ये एट द एज ऑफ 30 इज़ नॉट अ बिग डील। ये बड़े शहरों में बड़ी बात नहीं है। 30 के बाद तो लोग शादी करना स्टार्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज एक बार एक मेंटल स्टेज होती है कि मैं सेटल हो जाऊँ। हर कोई सेटल होने का सोचता है। तो मतलब हमारे दिमाग में एज एन हस्बैंड वाइफ, हमारे दिमाग में 3 से 3.5 साल तक तो ऐसा था कि हमें बच्चा प्लान नहीं करना, पहले हमें सेटल होना है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी, क्योंकि बच्चे को देने के लिए सब कुछ होना चाहिए। ये हम लोगों की एक मेंटालिटी थी। लोग बहुत सारे पूछते भी थे कि भाई कब कर रहे हो। हम दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थे। लोग बोलेंगे बोल दो कि भाई हम प्लान कर रहे हैं, ये अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नहीं कहोगे तो लोग तब भी कहेंगे क्यों नहीं कर रहे हो भाई, शादी को 3 साल हो गए, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। तो भाई इससे अच्छा ये बोल दो कि प्लान कर रहे हैं। अब लोगों को जो सोचना नहीं हो रहा है तो ठीक है, लोगों को जैसे ठीक लगता है लोग वैसे सोचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी आपकी नेचुरली हुई है या किसी ट्रीटमेंट के थ्रू हुई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है नो, किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं हुई है। मेरी नेचुरली कंसीव हुई है। और मैं आपको सीधे सीधा उदाहरण दूंगी, हमारे माँ बाप के टाइम में नॉर्मल ट्विंस प्रेगनेंसी होती थी।
इट्स एन कॉमन थिंग यार, इट्स एन कॉमन नाउ अ डेज ये प्रोसेस कहीं और जा चुका है, बट इट डजेंट मीन ना कि हम सामने वाले को उस प्रोसेस के साथ कंपैरिजन करें, है ना। सो इट्स एन नो, नॉर्मली कंसीव था। कितने मंथ्स के हो गए हैं आपके बच्चे? तो 7 मंथ के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कहाँ पर हुए हैं आपके बच्चे, कौन सी डॉक्टर थी? एक्चुअली जब मैंने यहाँ कंसीव किया था और मैंने टेस्ट किया था, तो मेरे मदर इन लॉ और मेरे मायके से मम्मी आई थी, क्योंकि उस समय पर मुझे ट्रैवल करना मना था। आपको भी शायद पता होगा, शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो थोड़े से ड्रास्टिक होते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल करना इसलिए मना था ड्यू टू कि 2 बच्चे कंसीव हुए थे, तो 2 बच्चों में इतना ट्रैवल नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ये बोलती थी कि पहले थोड़ा सा बच्चे की ग्रोथ हो जाए, 3 महीने तक बच्चों की थोड़ी ग्रोथ स्टेबल हो जाए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो, वरना रिस्की है। अगर इतना सा भी कोई प्रॉब्लम आया तो रिस्क है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। 3 महीने के बाद मैं चली गई थी। उससे पहले यहीं पे हमारे घर के पास एक डॉक्टर थी, उनको दिखाया, तो डॉक्टर का कहना ये था 3 महीने की केस में सिर्फ आपको 2-3 मेडिसिन वगैरह लेनी होती, फॉलिक एसिड था आई गेस, और क्या था, कैल्शियम या कुछ ऐसा ही था, कोई 1-2 दवाइयाँ थी, ऐसा मुझे कोई याद नहीं है अभी। और उसके बाद जब मैं अपने होम टाउन गई, इससे पहले मुझे कोई इशू नहीं था। जैसे मैं होम टाउन गई, 5वां-6वां महीना पार हुआ, उसके बाद से जो मुझे दिक्कतें स्टार्ट हुई, इतनी दिक्कतें स्टार्ट हो गई कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक तो अनलिमिटेड वॉमिटिंग, ठीक है, एक तो मैं कुछ खा नहीं पाती थी, जो खाती थी वो निकल जाता था। अब वो निकल जाता था तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी जब भाई माँ नहीं खाएगी, और एक शरीर में 2 बच्चों की जान है, उस तक ताकत कैसे जाएगी? तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। शायद मैंने पहले भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं अभी फिर से कह देती हूँ। मेरी डॉक्टर हमेशा ये कहती थी, यार अगर इतनी सी जगह में, सिर्फ इतनी सी जगह में एक ही बंदे की अगर जगह होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें 2 घुसाओगे तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, या तो वो फटेगा या उसमें से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होंगे, है ना। तो मेरी डॉक्टर हमेशा यही कहती थी। मेरी जो डॉक्टर थी वो रुड़की में थी, क्या कहते हैं, शिरोमणि हॉस्पिटल है वहाँ पे रुड़की में, तो शिरोमणि हॉस्पिटल में ही मैंने मैम को दिखाया है जब मैं रुड़की गई थी, क्योंकि वहाँ पे जाने का भी मेन जो हमारा मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि मेरे पापा, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके डॉक्टर से बहुत अच्छी पहचान थी। और जब डॉक्टर से बहुत अच्छी पहचान होती है तो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट डबल हो जाता है। और जबकि मेरा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे कि दूसरा बेबी का ग्रोथ ना बहुत 0 लेवल पे हो रहा था, कि मतलब हो ही नहीं रहा था। पानी का जो वाटर लेवल था बहुत कम था। डॉक्टर का कहना ये था, हम इसको तो 7वें महीने तक भी ले जाए ना भाई, गनीमत, ये वाला हाल था। कि मतलब हाथ वाली बात थी, कि हार जोड़ने वाली बात आ गई थी कि भाई ऐसा करना, इसको हम नहीं देख पाएंगे, मतलब इतना जान पहचान होने के बाद आप इसे बाहर ले जाना। अगर ये इसका इसी तरीके से उन्होंने चार्ट बना के दे दिया, ये चीज़ें खानी है और ज़बरदस्ती खाओ, ज़बरदस्ती। भाई मेरा मन नहीं कर रहा खाने का और ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। तो उसमें मतलब मैं आपको वो जर्नी जो है एक बार एक न्यू ब्लॉग बना के शेयर करूँगी, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था। मतलब वो एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेज था हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, कि जहाँ पर डॉक्टर जानने वाली ऐसे बोलते कि भाई मैं नहीं देख पाऊँगी। आप एक बार इमेजिन करके देखो क्या बीतता होगा, क्या ही बीतता होगा। और इसी वजह से हमने ज़्यादातर लोगों को ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं बताई थी। रीज़न बीइंग इतने कॉम्प्लिकेशन, हम इतने टेंशन में, इतने प्रेशर में चल रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम ये खुशी सामने वाले को जाहिर कर दें कि हाँ ट्विंस ही हैं, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। और थैंक्स टू शिरोमणि हॉस्पिटल, उन्होंने मेरे को मतलब मेडिसिन भी रखा। मैं आपको सच बताऊँ, हफ्ते में 2 बार ग्लूकोज लगाने जाना है, क्योंकि एक बेबी की ग्रोथ ना हो नहीं रही थी, वाटर लेवल बहुत कम था। मतलब डॉक्टर का कहना ये था कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अब अगर डिलीवरी होगी ऑब्वियसली बात है, तो बच्चा प्री मैच्योर, आई गेस प्री मैच्योर बोलते हैं, प्री मैच्योर होगा। प्री मैच्योर के लिए यहाँ पे जो हमारे होम टाउन में जो मशीन्स हैं वो आई गेस 1.5 किलो के प्री मैच्योर बच्चे को हैंडल कर सकती है। और मेरा जो बेबी था वो बहुत कम था, मतलब आई गेस 1 किलो का भी नहीं था, आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है। तो उनका कहना ये था कि यहाँ पे तो ऐसी मशीनें हैं नहीं, तो आपको जो बाहर दिल्ली वगैरह में लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। मैं क्या ही आपको बार बार बोलूँ, उसके लेकर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिलीवरी कब हुआ था? नाइस क्वेश्चन। डिलीवरी को लेके ये सीन था हमारा कि जैसे मेरा 36 वीक ऑन हुआ, मैं
अभी आपको भी इससे पहले एक मैंने चीज़ बोली थी कि मुझे हफ्ते में 2 बार ग्लूकोज चलता था, ग्लूकोज और प्रोटीन, ये 2 चीज़ें चढ़ती थी हफ्ते में। रोज़ मेरे को हफ्ते में 2 बार कैनुला लगता था, हफ्ते में 2 बार फिर लगना ही लगना है, मैंने एडमिट होना ही होना है। एडमिट होकर मेरे को ये दोनों चीज़ें जब चढ़ती थी तो उस समय पे मैं डॉक्टर के पास बच्चे की हार्ट बीट दोनों की चेक कराने जाती थी हफ्ते में 2 बार। अब जैसे कि और एक आदत सी हो गई थी, घर से निकलना है, चलो भाई एडमिट होना है, एडमिट होना है। हफ्ते में 2 बार एडमिट का मैंने आपको बताया, मतलब एक आदत से होगी। बैग उठाया, सामान उठाया, प्रोटीन, ग्लूकोज, कैनुला, ये क्या कहते हैं, सुई, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं, उठाया बैग में और भाई रूम में जाके भैया लगा दे, अपना सामान लेके गई। और हार्ट बीट चेक करानी होती थी पहले दोनों बच्चों की, ओके है या नहीं है। हार्ट बीट जैसे डॉक्टर चेक करने लगी, वो चेक करके बोली पानी का लेवल तो बहुत कम हो रहा है, पानी का लेवल तो बहुत कम हो रहा है। अब ऐसे वो बोली तो भाई हर किसी को डर लग जाता है। एकदम से वो आई तो उन्होंने बोला भाई आज ही करना पड़ेगा। मतलब मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं। मेरा ऐसा था कि जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊँगी, है ना, 9वें महीने में, तो उसके बाद मैं वैक्स नहीं करा पाऊँगी बाद में तो मैं पहले वैक्स और थ्रेडिंग वगैरह बनवा लूँगी, उसके बाद तो मैं 2 महीने तक ये चीज़ें नहीं करा सकती। तो मैं अपनी प्लानिंग में लगी हुई हूँ। 2-3 मैटरनिटी गाउन्स मैंने ऑर्डर कर रखे थे, आ जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाके बैठी, मैं तो रोने लगी। मैंने कहा मैम एक काम करोगे, आप कल कर दोगे? मैं 1 घंटे भी नहीं रुकूँगी, अगर देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो तुम कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, हम क्या ही बोलूँगी। मैंने सीधा अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, पापा को फ़ोन लगाया, उधर फादर इन लॉ को, और इधर भैया को फ़ोन लगाया, पारस को फ़ोन लगाया। सबसे पहला फ़ोन इसके पापा को गया था कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रही है अभी आज ही डिलीवरी होगी 3 बजे, और मैं फ़ोन कर रही हूँ 11:30-12 बजे। मेरे हस्बैंड सीधा ऑफिस से निकले, ऑफिस से निकलते ही सीधा वो 2.5 या 3 घंटे में सीधा हॉस्पिटल आए। मतलब मैं ऐसे जा रही थी और मेरे हस्बैंड एकदम से आए और मेरी वीडियो बनाई। मतलब वो ऐसा था, ऐसे आना और ऐसे जाना, मतलब 1 सेकंड का फ़र्क था, 1 सेकंड का। और मेरी बहुत लोगों ने वीडियो भी देखी है और बहुत सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट भी आया था, पॉजिटिव कमेंट भी आया था कि मैं हंसते हुए मैंने वीडियोस बनवाई सारी। भाई खुशी की बात थी, मैं हंसूँ क्यों ना, इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी मैं हंसूँगी नहीं, सोचने वाली बात है। और बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए कि लिपस्टिक लगा रखी है डिलीवरी के टाइम पे। अरे भाई मैं नॉर्मल अपना रूटीन चेकअप के लिए गई हूँ, किसी को ख्याल थोड़ी आएगा कि उसकी डिलीवरी आज हो जाएगी तो मुझे लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। क्या लिपस्टिक लगाने से बच्चे पैदा नहीं होते? तो यार लोगों का तो काम है, लोग कुछ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आई मैनेज ट्विंस आफ्टर डिलीवरी ऑन द टाइम ऑफ बिगनिंग। जब मैनेज करने की बात है तो वो ज़्यादा तो मैनेज होती, मेरी मदर इन लॉ एक बेबी पकड़ लेती थी और एक बेबी मैं पकड़ लेती थी, तो मैनेज हो जाता था। अगर हाँ शुरुआत में किसी भी इंसान को नॉलेज नहीं होती दोनों बच्चों को पकड़ने की, संभालने की, तो मेरे पास मेरे बड़ों का सपोर्ट था, तो इसलिए मैं शुरुआत में कर पाई। क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे हैव सेम स्लीपिंग पैटर्न्स और डिफरेंट। मेरे आप ब्लॉग में चेक कर सकते हो, एक ब्लॉग मैंने बनाया था, मेरे ट्विंस बच्चे दोनों इकट्ठे सोते नहीं हैं, है ना, इकट्ठे उठते नहीं हैं। देखो अभी यहाँ प्रीशा उठी हुई है झूले में, 5 सो रहा है अंदर का, 5 सो रहा है। ये लाइव एग्जाम्पल है, लाइव। ये प्रीशा दिखाती हूँ आपको, प्रीशा ना देखिए हमारे जूतों की रैक दिख रही है लाइव, जहाँ पे हमारा झूला लगा हमारे जूतों की रैक है। ये प्रीशा को दिखाने के लिए मुझे जूतों की रैक तक आपको लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस आप ये मत सोचना मैंने आपको जूतों की रैक दिखाई है। ये प्रीशा गाइस, ये नहीं प्रीशा, हाय बोल दो, हाय बोल दो। आपको पता है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रीशा लाइन में, प्रीशा कहाँ है, प्रीशा कहाँ है, प्रीशा कहाँ है, प्रीशा कहाँ है, प्रीशा कहाँ है। मैंने बोला मैं प्रीशा से ज़रूर बात कराऊंगी आपकी। हाँ प्रीशा के लिए सब पूछ रहे थे और पार्थ के लिए भी पूछ रहे थे। पार्थ पर अब शोर आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। सो गाइस अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था
वो लास्ट क्वेश्चन ये था, क्या ट्विंस साथ सोते हैं, साथ खाते हैं और सारी एक्टिविटी साथ करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है जहाँ पे रात में मैंने सारी एक्टिविटी दिखाई है, क्या ट्विंस साथ में सोते हैं, साथ में उठते हैं नहीं। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो चेक करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, वो पूछा ये जाता है, बता दूँ क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। ये प्रीशा को देखो, प्रीशा को दिखाती हूँ कितनी खुश हो रही है। प्रीशा इस पारी से बित्तों को देखो, ये देखो, हमारी पारी बिटिया, हमारी पारी बिटिया, हमारी सोनो बिटिया, हमारी। मैं अंदर से आ गया आपको किच्ची करने के लिए, अंदर से आ गया किच्ची करने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से सबसे लास्ट पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि प्रीशा अपने पापा जैसी है एक्टिविटीज में, या मम्मी जैसी है, या घर में किसके ऊपर है। तो गाइस इसका रिप्लाई तो गाइस आप ही दे सकते हो। मेरे ससुराल में कहते हैं सारे दोनों बच्चे पारस पे हैं, और मायके में कहते हैं कि थोड़ी आंचल पे भी लगता है नन्नू, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर है, तो ऑब्वियसली बात है इंसान कॉम्प्लेक्शन पे ले जाता है हस्बैंड पे, और कॉम्प्लेक्शन मेरे हस्बैंड से कम है तो पार्ट को ले जाता है मेरे पे। भाई दोनों बच्चे मेरे हैं, चाहे बच्चा किसी पे भी हो, बच्चे तो मेरे हैं ना, तो मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पापा भी मेरे, ये बच्चे भी मेरे, तो कुल मिला के छान मेरा है। कोई भी किसी पे भी जाओ, ये बच्चे तो मेरे ही है ना, मेरे बच्चे कहलाएंगे ना। सो गाइस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं, और मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन वॉच माय फुल वीडियो, एंड तो आप पूरी वीडियो देख ही चुके होंगे। मेरी सारी वीडियोस को आप पूरा वॉच करिएगा, जो ब्लॉग आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा है वो भी देखिएगा, और इसी तरीके से आप प्यार हो देखिए मैं कैसे बैठ गई। यही तो ओरिजिनलिटी होती है कि आप बन के दिखाना है ना, क्या बन के दिखाना ना। तो इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम आप तक ऐसे ही न्यू ब्लॉग आप तक लेकर आते रहेंगे। और कोई भी अलग से आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।